हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी अकाउंटेंसी की क्लास है 12th की। और इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है साझेदार का अवकाश ग्रहण। लास्ट क्लास में हमने अवकाश ग्रहण से संबंधित थ्योरेटिकल पोर्शन पे बात की थी और ये डिस्कस किया गया था कि जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, अन्य साझेदारों से संबंध समाप्त करके, संस्था से संबंध समाप्त करके संस्था को छोड़कर चला जाता है, तो उसे हम कहते हैं अवकाश ग्रहण करना। कई कारण हो सकते हैं और अवकाश ग्रहण करते समय जो बाकी साझेदार हैं उनकी ड्यूटी होती है, उनकी जिम्मेदारी है कि जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसको भुगतान की जाने वाली धनराशि की गणना की जाए और उस धनराशि के भुगतान की व्यवस्था की जाए। उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है 3 साझेदार हैं, ए, बी और सी, और इनका अनुपात है 3:2:A। और 30 जून 2016 को इनकी बैलेंस शीट दी गई है। बैलेंस शीट के बाद इन्होंने कहा है इस स्थिति पर सी ने अवकाश ग्रहण किया, यानी ये जो सी है ये अवकाश ग्रहण कर रहा है। तो अब जो वर्किंग पार्टनर हैं वो ए और बी हैं, जिनके अनुपात 3:2 रह जाएंगे। जब तक क्वेश्चन में कोई अन्य अनुपात ना बताया गया हो तो हम इसी प्रकार से बाकी साझेदारों का अनुपात ज्ञात करते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में स्पेशली कहा है कि भाई जो साझेदार संस्था में बने रहेंगे उनका अनुपात ये होगा, तो उसे मानेंगे, नहीं तो इस प्रकार से निकलेगा। एक बात और ध्यान रखनी है, जब साझेदार कोई नया साझेदार प्रवेश लेता है तब हम निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो, जिसका फार्मूला होता है S = O-N, यानी सैक्रिफाइस इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। लेकिन जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो निकलता है गेनिंग रेशो। इसका फार्मूला उल्टा है G = N-O। G का मतलब है प्राप्ति अनुपात, यानी गेनिंग रेशो इक्वल्स टू नया अनुपात न्यू रेशो, और माइनस O फॉर ओल्ड रेशो यानी पुराना अनुपात। यानी जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, जैसे सी ने अवकाश ग्रहण किया है, तो जो इसके हिस्से का लाभ था वो भविष्य में ए और बी को ही मिलेगा, यानी ने लाभ की प्राप्ति होगी, इसलिए प्राप्ति अनुपात निकलता है। लेकिन तभी निकलेगा जब नया और पुराना दोनों। आगे इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित समायोजन करनी है। विभिन्न देनदारों पर 5% की दर पर संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन। हानि है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 में आएगी। 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डेटर्स की वैल्यू क्वेश्चन में बताई गई है 9,000। 5% की दर पे यदि हम कैलकुलेशन करेंगे तो 9,000 × 5/100 450। और नई बैलेंस शीट में डेटर्स की वैल्यू जो कि 9,000 थी, जिसमें 450 का नुकसान हुआ है, तो ये वैल्यू अब भविष्य में रह जाएगी 8,550। फिर कहा इन्होंने स्टॉक, स्कंद का मतलब है स्टॉक पर 5% और मशीन पर 10% घिसावट कमी होगी। ये दोनों भी हानि है, इनको भी यहीं लिखेंगे। टू स्टॉक अकाउंट और टू मशीनरी अकाउंट। स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन में बताई गई है 7,000 और इसका 5% 7 × 5 350। मशीन की वैल्यू क्वेश्चन में बताई गई है 6,000, इसका 10% 600। और नई बैलेंस शीट में इन मूल्यों को कम करके दिखा देंगे। स्टॉक 7,000
वैल्यू थी और उस पर 350 का लॉस है, तो आएगा 6650। मशीनरी 6000 वैल्यू है, इस पर 600 का लॉस है, तो आएगा 5400। यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट उसी प्रकार से बनाया जाएगा जिस प्रकार से एडमिशन के समय बनाया जाता था। आगे इन्होंने कहा है कारखाने का भवन का मूल्य 15,100 रुपये किया जाना है, जबकि क्वेश्चन आप देख रहे होंगे उसमें जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू 14,000 थी, जिसे बढ़ा दिया गया है 15,100 रुपये। तो मूल्य बढ़ने का मतलब लाभ है इसको क्रेडिट साइड में बाई बिल्डिंग 15,100 में से 14,000 माइनस करेंगे तो 1,100 रुपये का प्रॉफिट है। और न्यू बैलेंस शीट में बिल्डिंग का मूल्य जो क्वेश्चन में 14,000 था, इसको 1100 प्लस करके 15,100 दिखाएंगे। एडजस्टमेंट इतनी है। इन्होंने एक बात और कही है कि सी ने जब अवकाश ग्रहण किया है उसे देय राशि का भुगतान नकद कर दिया जाएगा। यानी जो हमारे पार्टनर्स हैं ये ए बी सी, इनको जो भुगतान की जानी है धनराशि उसको हम नकद पेमेंट कर देंगे जो रिटायर होगा। अब ऊपर जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी गई है उसके एक एक आइटम का जिसका यूज़ नहीं हो उसे लिख देंगे। जैसे पहला आइटम है क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसकी वैल्यू है 12,600, कोई चेंज नहीं है तो सेम रहेगी। फिर है रिज़र्व फंड, जनरल रिज़र्व, वो सभी साझेदारों के बीच में उनके रेशों में रिज़र्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यह है 6,000 और इनका रेशो बताया था 3:1, जो रिटायर होगा उसे भी मिलेगा बाकी को भी। तो इस रेशो में जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 3,000, 2,000 और 1,000 इसकी वैल्यू आती है। कैपिटल जो बताई गई हैं वो बैलेंस हैं, वो कैपिटल अकाउंट में ब्रोट डाउन करेंगे बाई बैलेंस BD। ए का 10,000, बी का 10,000 और सी का भी 10,000। एसेट्स की बात करें, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड ये इन्होंने बताया है 11,600 रुपये। और कैश एट बैंक ये इन्होंने बताया है 1,000। बैंक वाली अमाउंट हमने इसलिए बाहर कर दी क्योंकि सी को जो पेमेंट होना है वो कैश में से होगा। कैश का बैलेंस ज़्यादा है, बैंक में कम है, तो बैंक को तो पहले लिख देंगे। सी का जो पेमेंट होगा वो सी की वैल्यू में से माइनस कर दिया जाएगा जब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। डेटर्स बताए हैं, डेटर्स हमने लिख दिए। कैश इन हैंड बताया वो स्टॉक इन हैंड बताया वो भी लिख दिया, मशीनरी भी लिख दी और बिल्डिंग भी। बस अब इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। इधर की वैल्यू 1100 है, इधर 6 + 3 9 + 4 13 1400 आती है। और 1400 इधर, जिधर की वैल्यू ज़्यादा है, जो टोटल ज़्यादा है उसको लिखेंगे। इसका जो डिफरेंस है कितना है वो 300, वो तीन जगह तीनों पार्टनर को बढ़ जाएगा बाई एज कैपिटल अकाउंट बाई बीज कैपिटल अकाउंट और बाई सीज कैपिटल अकाउंट। ये आ जाएगी 150, 100 और 50। जब इनको इस रेशो में यानी 3/6, 2/6 और 1/6 में डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू इनकी आती हैं। ये इनके क्रेडिट में पोस्टिंग हुई है तो पार्टनर्स के डेबिट में पोस्टिंग होगी 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। ए के लिए 150, बी के लिए 100
और सी के लिए 50। अब यहाँ पे पहले हम सी के अकाउंट का टोटल करेंगे। सी के अकाउंट में क्रेडिट साइड में दो ही अमाउंट हैं, इनका टोटल बैठता है 11,000। इधर भी 11,000 ही लिखेंगे और 11,000 में से यदि 50 माइनस करें ये आएगा 10,950। ये वो अमाउंट है जो सी को पेमेंट की जानी है और क्वेश्चन का है इसको कैश पेमेंट कीजिए, तो इसको टू कैश लिख देंगे। यदि ये कैश पेमेंट ना कहा गया होता तो हम ये मान लेते कि ये सी का लोन है और इसे टू सीज लोन लिखते और लायबिलिटीज़ में पोस्टिंग करते। लेकिन जब कैश पेमेंट हुआ है तो कैश का टोटल जो 11,600 था उसमें से ये 10,950 माइनस होगा और बाकी जो डिफरेंस है